डबल की कंपनी आपको 40,000 का पैकेज तो डबल हो वही। कल जो बेसिक स्टेप्स बताए गए थे कि करके देखा किसी ने? हो गया? डॉट SPR से भेज रहे हैं, फिर इसमें तो हमने एडर डॉट SPR लिखा है, URL दिया है यही। क्या हटा दीजिए? डॉट SPR से SPR हटाइए, डॉट SPR वो ब्रैकेट हटा दीजिए। उसका तो एक वो तो उससे कोई फर्क नहीं होता, ये लगाओ मत लगाओ, वैसे भी लिखा जा सकता है। इंडेक्स समस्या वो नहीं है, समस्या कुछ और है। हाँ अभी देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हमारे पास बहुत सारी पुरानी एप्लीकेशन है, कंपेयर करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। स्प्रिंग वेब है, डॉट SPR करके दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है वो तो जो आप एक्सटेंशन लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा कंट्रोलर। अब वेब INF में चलते हैं। सिंपल URL पैटर्न है। JSP है, आप उसमें results डॉट JSP डॉट JSP रिजल्ट्स। एक मिनट, ये तो पता चल गया ना हमारा मेथड इन्वोक हो रहा है, यानी कि मैपिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ये है रिजल्ट जी, और रिजल्ट्स कहाँ डाला हुआ है? उसमें डाला हुआ है। ये भी रिजल्ट है। सर्वलेट डॉट JSP। यहाँ रिजल्ट थोड़ी बताएंगे, यहाँ तो व्यूज हमने बताया हुआ है। वो पुराने प्रोजेक्ट था। ये हमारा व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर है रिजल्ट डॉट JSP। यहाँ से ये हमें पता चल गया मैपिंग हमारी काम कर रही है। एड इज इन्वोक्ड आया है, लेकिन उसके बाद इसने रिजल्ट नहीं दिखाया। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर व्यूज के अंदर एडर डॉट JSP को ढूंढ रहा है। एडर के अंदर रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या, क्योंकि आप रिक्वेस्ट ऐसे भेज रहे हो ना, यहाँ आप अपना नाम लिख के भेजोगे तो वहाँ अपना नाम लिख लो, वो तो URL है, समस्या वो नहीं है। हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है, वो हमने उसके साथ एक मैसेज लगा के देख लिया, ऐड इज इन्वॉल्व। अब हमारा रिजल्ट मैप करना बाकी है। जो यहाँ पर इसने बताया वो बताया फर्स्ट स्टेप के अंदर व्यूज के अंदर एडर डॉट JSP ढूंढ रहा है ये। अब इसे एडर डॉट JSP की बजाय रिजल्ट डॉट JSP ढूंढना है। यहाँ से हमने सेट व्यू नेम भेजा हुआ है रिजल्ट, ये फिर एडर डॉट JSP क्यों ढूंढ रहा है? अगर वो रीड नहीं करता तो फिर ये आगे का काम कैसे चलता? ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ था, वो वहाँ रिजल्ट्स नाम का फोल्डर होगा ना, यहाँ पर देखो रिजल्ट्स नाम का फोल्डर होगा, वेब कंटेंट के अंदर रिजल्ट्स नाम का फोल्डर है। यहाँ पर ये लिखा हुआ था क्रिएटेड न्यू रेक्टेंगल व्यू है। अरे इसका ये कोई सेंस थोड़ी बनती है, ये JSP बना दो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है ना। आज हमने एक JSP बना दिया एडर डॉट JSP, तो कल को फिर उसी एडर नाम का JSP बनाएंगे। रिजल्ट डॉट JSP करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ जा रहा है। अगर ऊपर URL में रिजल्ट डॉट JSP खोल के देखें कि जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो पता चल जाएगा। फिर हम मैपिंग की क्या था वो, HTTP लोकल होस्ट 8080, हाँ व्यूज। ये स्टार भी तो लगेगा डॉट JSP के पहले। अरे रुक जाओ एक मिनट, वो हमारा JSP है वहाँ पर, व्यूज रिजल्ट डॉट JSP, वो हमने देखा। JSP चेक कर रहा था कि JSP है कि नहीं है वहाँ। वो तो रिक्वेस्ट बदल जाएगी ना, ये रिक्वेस्ट अलग होगी, वो रिक्वेस्ट अलग होगी, कैसे शेयर होगा? मॉडर्न व्यू यहाँ से हमने भेजा रिजल्ट। बना के देखिए भी हो जाएगा। क्या बना के देखिए? नहीं, प्रोजेक्ट हमने दोबारा ही बनाया भाई साहब, यही कंटेंट कॉपी किए हैं, तो जो गलती कल इसमें थी वो अभी भी है। कह रहा है एडर डॉट JSP बना दो। एक मिनट, मैं दूसरा बना प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ ना।
फिर कंपेयर कर लेंगे उससे। प्रोग्राम में गलती थोड़ी है, नहीं वो ये प्री डिफाइंड कोई प्रोग्राम है, यहाँ पर चलाया। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं। ये हर बार header.jsp पे क्यों चला जा रहा है? अच्छा सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो वैसे भी HTML है, JSP तो है ही नहीं। तो बिल्कुल सही काम कर रहा था अपनी जगह। यहीं पे ये दोबारा से बना देते हैं index.html। ये है गड़बड़ जी, import web.portlet हो रहा है। वो कल हमने ध्यान नहीं दिया, बस वो कंट्रोल स्पेस किया, एंटर की प्रेस कर दिया। जैसे एक ने कल 15 मिनट खराब कर दिए, आज आधा घंटा खराब कर दिया। ठीक है जी, वो पैकेज गड़बड़ इंपोर्ट हो रहा था, अब वो भी सही कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट किया था, नोट करते समय आपने नहीं देखा कि वहाँ पोर्टलेट लिखा हुआ है। ये हटा देते हैं, देखिए अब ये भी आएगा उसमें। इसे मैं डिलीट कर दूँ, वो तो मुझे पता है, वो इंक्लूड हो गया। अब दोबारा आप इसमें कर सकते हैं। बेसिक स्टेप्स कल आपको पता चल गए थे। अब जो मैपिंग है वो एक से ज़्यादा तरीके से इसमें की जा सकती है। अब कुछ लोग कह रहे थे यहाँ लिखो वहाँ लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक मेथड है तो आप रिक्वेस्ट मैपिंग क्लास को दे सकते हैं। एक से ज़्यादा मेथड है तो अलग अलग मेथड को दे सकते हैं। अब ये adder.spr में यहाँ से हटा के यहाँ भी लिखूँ तो भी ये चलेगा। URL हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ तक बेसिक आपको पता चल गया। इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो आपने नोट नहीं की थी? क्या था बताइए, वो नोट करते हैं। फिर इसमें एक मीनिंगफुल एप्लीकेशन को भी बनाते हैं। FC सर्वलेट, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्कीमा ऐड करना है और उसकी स्कीमा लोकेशन ऐड करनी है। यहाँ अपने पैकेज का नाम बताना है। यहाँ पर ये इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर बताना है। पहले से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो कॉन्टेक्स्ट स्कीमा चाहिए, हमने नॉर्मल नोट कर रहा है कोई से। कंट्रोलर चाहिए, ये कंट्रोलर है। इसमें यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, इसे मैं यहाँ कमेंट बना देता हूँ, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे एक से ज़्यादा तरीके होते हैं काम को करने के। इंपोर्ट में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि वो सर्वलेट हो, बाकी उसमें पोर्टलेट ना हो। ये सारे एक ही जगह है ये सर्वलेट, बाकी तो उसके नॉर्मल वाली चीज़ें हैं। ये मॉडल एंड व्यू में गड़बड़ थी। हो गया। अब हमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी समझनी है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर में जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड है उनकी रिटर्न टाइप में 3 ऑप्शन है हमारे पास। हम वॉइड रिटर्न टाइप रख सकते हैं, हम स्ट्रिंग रिटर्न टाइप रख सकते हैं, मॉडल एंड व्यू रिटर्न टाइप रख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में मेथड हम विदाउट आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। कोई भी सर्वलेट API ऑब्जेक्ट उसमें एज ए पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। हम उसमें रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स को रिसीव कर सकते हैं, किसी मॉडल एट्रीब्यूट को रिसीव कर सकते हैं, पाथ के किसी वेरिएबल को रिसीव कर सकते हैं, इनके किसी भी कॉम्बिनेशन को रिसीव कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको बताए गए थे। मीनिंगफुल एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें हम यूज़र को रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट कराएंगे। इनिशियली उसमें कोई डेटाबेस में नहीं रखूँगा। मैं इस रजिस्टर कराते टाइम सेशन में वैल्यू सेव करा दूंगा, एंड सेशन से ही फिर लॉगिन में वैलिडेट कराएंगे। लॉग आउट के टाइम पे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेटाबेस नहीं रहेगा। JDBC टेम्पलेट जब पढ़ेंगे तो इसमें डेटाबेस ऐड करेंगे ताकि हम इसमें आगे फिर चीज़ें ऐड कर सकें। इसके लिए अब मैं यहीं इसी इंडेक्स में चेंज कर देता हूँ। ये हमने एक HTML पेज बनाया, नाम दिया इसे login.html। यहाँ से हम 2 चीज़ें रिसीव करेंगे, मेल ID एंड पासवर्ड, और login.spr नाम से रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। ये हमने रजिस्टर के लिए HTML पेज बनाया, इसमें हम 3 चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, नेम, मेल ID एंड पासवर्ड। इससे register.spr के लिए रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे। index.html में हमने लिखा, कोई भी होम पेज नॉर्मली इसी तरह से होता है, उसमें एग्जिस्टिंग यूज़र के लॉगिन करने के लिए ऑप्शन होता है और नए यूज़र के रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन होता है। ये क्या कह रहा है, HTML है, JSP बना देते हैं इसे। वेलकम पेज हमने अपना index.jsp बना दिया। सबसे पहले हम रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद लॉगिन कराएंगे। यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है
एक तो हम स्टड्स की तरह से काम कर सकते हैं। स्टड्स के केस में पर रिक्वेस्ट एक एक्शन बनता था, तो मैं यहाँ पर एक एक्शन बनाऊँ रजिस्ट्रेशन के लिए, एक एक्शन बनाऊँ लॉगिन के लिए, एक एक्शन बनाऊँ लॉग आउट के लिए। दूसरा तरीका है मैं एक एक्शन बनाऊँ यूज़र के लिए, जिसमें लॉगिन के लिए ऑप्शन हो, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन हो, लॉग आउट के लिए ऑप्शन हो, व्यू प्रोफाइल के लिए ऑप्शन हो। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? जहाँ यूज़र की सारी डिटेल एक जगह हो या यूज़र के ही लिए 4 एक्शन बने हों। बात समझ आ रही है? तो दोनों तरीके से काम किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ एक मॉडल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक पैकेज हमने बनाया मॉडल्स, इसमें एक क्लास बना दी यूज़र के पास हमने रखा मेल आईडी, पासवर्ड। मान के चल रहे हैं कि हम आईडी ऑटो जनरेट कराएंगे। गेटर सेटर मेथड डिफाइन किए, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब हमने कंट्रोलर्स में इसी का नाम बदल देते हैं, इसे नाम दिया हमने यूज़र कंट्रोलर। सर्वलेट एपीआई की जार फाइल ऐड करानी होगी। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इसे मैं किसी मेथड के पैरामीटर में इंजेक्ट कराऊं। अब मेथड में एक से ज़्यादा बनाऊंगा। जब मैं रजिस्टर कराऊंगा तो भी मुझे सेशन की ज़रूरत होगी, जब मैं लॉगिन कराऊंगा तो भी मुझे सेशन की ज़रूरत होगी, जब मैं लॉग आउट कराऊंगा तो भी मुझे सेशन की ज़रूरत होगी। 3 मेथड में 3 बार इंजेक्ट कराने से बढ़िया है एक बार आप इसे डेटा मेंबर लेवल पे इंजेक्ट करा लो। यहाँ इंजेक्ट कराने के लिए अब मुझे एक दूसरी एनोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑटो वायर्ड। ये एनोटेशन लगा के मैं कह रहा हूँ जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने इसे एक सेशन ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर कहा रजिस्टर। अब ये मेथड में एक से ज़्यादा तरीके से डिफाइन करूँगा। रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं यहाँ से पोस्ट रजिस्टर डॉट SPR के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके साथ जो रिक्वेस्ट जाएगी उस रिक्वेस्ट के साथ अगर आप देखें तो नेम, मेल आईडी, पासवर्ड 3 चीज़ जाएंगी। सबसे पहला तरीका है कि मैं यहाँ पर सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराऊँ एंड देन उससे वैल्यू फैच करूँ। मैंने यहाँ पर लिखा एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, नेम की वैल्यू लें। इसी तरह से सेट मेल आईडी, एक मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट बनाएं। यहाँ से मैं इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर देता हूँ। मॉडल एंड व्यू की कहानी खत्म जी। क्या है रजिस्टर, मेथड का नाम रजिस्टर है। जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे रजिस्टर्ड। यूज़र रजिस्टर हो चुका है, JSP रजिस्टर डॉट JSP नाम से बनाएंगे। समझ आता है क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा रखा, वो ऑब्जेक्ट सेशन में सेव करा दिया। जब हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे तो यहाँ डेटाबेस वाला कोड आ जाएगा। यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड नाम का कोई JSP पेज होना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, इसका नाम बदल देते हैं। अब आप रजिस्टर हो गए हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए login.html को इंक्लूड करा दिया यहाँ पर। पहले इतना टेस्ट करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें बाकी चीज़ ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, न्यू यूज़र साइन अप, ये चीज़ आ गई। अब मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी, अभी ऐसे ही डाल देते हैं, हमें सिर्फ चेक करना है वो आता है कि नहीं आता है। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लॉगिन नाउ। डेटा सेशन में सेव हो गया होगा। अब लॉगिन अगर हम कराएं तो एक नया मेथड बना दें, उस मेथड की वैल्यू जो सेशन में है उनसे मैच करा लें। क्या करना चाहिए आगे की बात अब आप बताएंगे, आपको अब कुछ समझ में आने लगा होगा। जो हमारा कंट्रोलर है इसमें एक नया मेथड हम बना सकते हैं। ये मेथड की अभी और कॉपी मुझे बनानी है। ये सबसे बेकार तरीका है। सबसे बेकार क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि सारा कोड हमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके हैं जिसमें ये सारा कोड हमें नहीं लिखना पड़ेगा। पहले लॉगिन वाला काम करते हैं, फिर इसे चेंज करेंगे। लॉगिन के केस में एक तरीका तो यही है कि हम वापस रिक्वेस्ट करें एंड देन रिक्वेस्ट के बेस पे बाकी का काम करें। दूसरा तरीका हो सकता है हम यहाँ पर जैसे कल हमने किया था पासवर्ड, हम ये 2 चीज़ रिसीव करना चाहते हैं। अब ये 2 चीज़ हमें कहाँ से मिलेंगी? रिक्वेस्ट पैरामीटर से। हमने यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट परम। अगर आपके पैरामीटर का नाम और रिक्वेस्ट पैरामीटर का नाम सेम है तो आप यहाँ कुछ ना बताएं, और आपको अलग अलग लगता है, जैसे कल मैंने AB लिया था
लेकिन पैरामीटर का नाम क्या था, num1 num2, तो उसके साथ मैंने लिखा था num1 num2। अब हम यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब क्या है, आप एक वैलिड यूज़र हैं। अब हमने यहाँ पर सिंपल लिखा रिटर्न रीलॉगिन। क्या करना होगा अब, तो JSP बनाने पड़ेंगे, home.jsp एंड relogin.jsp। यहाँ पर एक home.jsp बना देते हैं। हमने अपने कंट्रोलर में कहीं भी यूज़र का नाम नहीं रखा है, क्या हमें यहाँ पर यूज़र का नाम मिल जाएगा, यस या नो? कहाँ से मिलेगा, रजिस्टर कराते समय हमने यूज़र ऑब्जेक्ट कहाँ सेव कराया था, सेशन में। जब हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो ये पहली बार कहाँ ढूंढता है, रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में नहीं मिलता तो सेशन में, और सेशन में नहीं मिलता तो एप्लीकेशन में, यानी कि तीनों स्कोप में ढूंढता है। हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट सेशन स्कोप में रखा हुआ है, वहाँ से ये नाम उठा के डिस्प्ले करा देगा। बात समझ आ गई? अब किस नाम का पेज बनाना है हमें, relogin.jsp। यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, इनवैलिड मेल आईडी और पासवर्ड साथ में। अब आपको समझ आएगा वो पेज मैंने अलग क्यों रखे थे। मैंने इंडेक्स पेज में भी उसे इंक्लूड करा लिया, यहाँ भी इंक्लूड करा लिया। ठीक है, टेस्ट करके देखें इतनी चीज़। हमने यहाँ पर बताया a@b.com, पासवर्ड दे दिया 1234, बताया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लॉगिन नाउ। अब मैंने मेल आईडी तो सही बता दी, पासवर्ड कर दिया ऐसा पासवर्ड नहीं दिया था हमने, क्या होता है इसने, इनवैलिड मेल आईडी और पासवर्ड। अब मैंने सही चीज़ दी, पासवर्ड दिया 123, सेशन टेस्ट हो रहा है। अब जिस तरह से आपने सेशन इंजेक्ट करा है, इसी तरह से बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट भी आप इंजेक्ट करा सकते हैं। अब लॉग आउट में क्या करना चाहिए, यहाँ से हमने एक लॉग URL लिया हुआ है, एक और मेथड बना दें, उसमें सेशन को इनवैलिडेट कर दें। अब की बार हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, अब logout.jsp बना दें, रीलॉगिन की तरह बना देते हैं। मैसेज दे दिया आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो गए। दोबारा से लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर login.html इंक्लूड करा दिया। टेस्ट करते हैं, BCD पासवर्ड दिया इस बार मैंने, b.com, पहले गलत पासवर्ड, सही पासवर्ड, वेलकम अमित, सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, लॉगिन अगेन। सारी चीज़ कनेक्ट हो गई। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। अभी हमने काम को एक एक तरीके से करके केवल देखा है, अब यूज़र कंट्रोलर पे आते हैं दोबारा से। अब इस तरह से देखिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आएगी। अगर मेरी एप्लीकेशन में 10 एंटिटी हैं तो मैं केवल 10 कंट्रोलर से पूरी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता हूँ। हर एंटिटी के लिए एक कंट्रोलर बनाऊँ, उस एंटिटी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए मेथड बना दूँ, हर एक मेथड को मैं एक URL दे दूँ। और दूसरी एडवांटेज ये कि कल को अगर मैं इसे एक वेब एप्लीकेशन की बजाय वेब सर्विस की फॉर्म में एक्सपोज करना चाहूँ तो भी मैं इन्हें फिर वेब सर्विस वाले URL दे सकता हूँ। आज मैंने इसे पोस्ट रखा है, सेव कराते समय कल को मैं एडिट करना है तो एक और मेथड बनाऊंगा, उसे पुट रिक्वेस्ट से मैप कर दूंगा। आप इसे एज ए सर्विस से फिर इन्वोक कर सकते हैं। उसके केस में मुझे इसके साथ दो चीज़ें और बतानी पड़ेंगी, फिर मुझे यहाँ से रिटर्न टाइप वॉइड करनी पड़ेगी और खुद रेस्पॉन्स में डेटा राइट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं, इस मेथड को मैं कमेंट बना देता हूँ। इस मेथड में सारा कोड हमें लिखना पड़ रहा था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट पैरामीटर इंजेक्ट करा लिए जाएँ, जैसे यहाँ था, सीधा यूज़र ऑब्जेक्ट लें और उसमें रख दें। अब इससे आपको समझ में आएगा एक काम को आप कितने तरीके से कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर उससे कुछ कोड कम हुआ। पहले आपको सर्वलेट ऑब्जेक्ट मिल रहा था, सर्वलेट रिक्वेस्ट, उससे आप पैरामीटर फैच कर रहे थे। अब की बार आपने सीधे पैरामीटर्स मांग लिए, उन्हें अपने ऑब्जेक्ट में रखवा लिया। CC डाल दिया मैंने यहाँ पर, CC। अभी भी अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे काफ़ी काम करना पड़ा है। हमें यहाँ पर बताना पड़ा कि 3 चीज़ें होंगी, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट करनी पड़ी। अगर हम फ्रेमवर्क से कहें कि हमें एक यूज़र ऑब्जेक्ट बना के और उसमें ये सारी चीज़ रख के दो तो हमारा कोड ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर इसे कमेंट बनाते हैं। अब की बार ये सारी चीज़ हमने हटाई यहाँ से। यहाँ पर हमने लिखा कि हमारे पास एक यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। अब ये यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट हमें फील्ड चाहिए। कंट्रोलर इसे कैसे फिल करेगा उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा
मॉडल एट्रीब्यूट। इसका मतलब है ये मॉडल ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डेटा से पॉपुलेट होना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर के नाम हैं वही रिक्वेस्ट में पैरामीटर के नाम होने चाहिए। उतना हमने ध्यान रखा है अपना पेज बनाते समय। अगर आप देखें यहाँ पर नेम, मेल आईडी, पासवर्ड हमने रखा है, सेम प्रॉपर्टी के नाम है यूज़र क्लास में। अब कोड कितना रह गया, 2 लाइन का कोड रह गया। सेशन आपको कहीं बनाना नहीं पड़ा है, आपको कहीं रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन नहीं लिखना पड़ा। और आपने अगर ध्यान दिया तो हमने इसके लिए कहीं सेटर मेथड भी नहीं बनाया है, हमने सिर्फ लिख दिया ऑटो वायर्ड HTTP सेशन, अपने आप सेटर मेथड बना के हमें दिया जाएगा। जिन लोगों ने स्ट्रट्स पढ़ा है, क्या बताइए क्या स्ट्रट्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास? मेथड के नाम जो हम चाहें वो रख पा रहे हैं, जो सिग्नेचर हम चाहें वो रख पा रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहे फ्रेमवर्क को, अपने आप कॉल कर दे रहा है उसे। नाम हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट मिला होगा तभी ये पॉसिबल है। बात को समझ आई? अब आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। शुरू करेंगे छोटी छोटी सी चीज़ से। पहले login.html, ये लाइट ऑन कर लीजिए बीच वाली। हो गया? हो गया? ये हमारा index.jsp है। हो गया? web.xml पहले की तरह से, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक मॉडल क्लास बनाई गई है, डेटा मेंबर लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर मेथड, वो आप अपने आप जनरेट कर लेंगे। मेन था हमारा कंट्रोलर। स्प्रिंग की जार में सॉलिड KPI क्यों होगी? सॉलिड KPI सर्वर वेंडर देंगे आपको। अब ये एक मेथड 3 तरीके से डिफाइन किया गया है ताकि आप समझ सकें कि कितने तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऑटो वायर्ड एनोटेशन, ये वाली जो एनोटेशन है वो वहाँ है। लास्ट की ये 2 लाइन सेम है, यही हो रहा है उसमें भी है। तो सभी मेथड में एक जैसे ही है लास्ट की लाइन। तो रिक्वेस्ट मेथड ऑफ गेट है, गेट एक पास कर रहा है, बाइंडिंग रिजल्ट पास कर रहा है, उसका मतलब क्या है? इसमें मेथड किया, मेथड के अंदर मॉडल एट्रीब्यूट पास कर रहा है। एक काम आपको बताऊँगा तो सेशन स्टेटस बाइंडिंग हो गया। हाँ, अभी और भी चीज़ें ऑटो वायर, अभी तो इसे बढ़ा रहा है मुझे, ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ से शुरू हुई चीज़ें। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम सबको समझेंगे। आप कोई भी API ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करा सकते हैं, कोई भी अपना बनाया हुआ ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करा सकते हैं, तरीका यही रहेगा। हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? आगे 2-2 लाइन के पेज हैं। हो गया? हो गया? हो गया? यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि कंट्रोलर कैसे डिफाइन करेंगे, जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स हैं उसके सिग्नेचर में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करते हैं, लाइट ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। In a Spring MVC web application, two type of beans may be used. First, web container context beans, IOC container context beans. अब इनमें क्या फ़र्क है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। Beans which can only be used within a web application such as controller, view resolver, request mapping are called web container context beans. Full stop का next line से लिखेंगे। Configuration of such beans is provided through the XML file which is named after dispatcher servlet. आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम डिस्पैचर सर्वलेट के ऊपर रखेंगे। जैसे हमने अपनी एप्लीकेशन में क्या नाम रखा हुआ है?
fc-servlet.xml। उसमें जो हम बीन डिफाइन कर रहे हैं वो बीन वो है जो केवल वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज हो सकती हैं, जिनका वेब एप्लीकेशन के बाहर कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं बात करूँ एक कंट्रोलर की, कंट्रोलर का वेब एप्लीकेशन के बाहर कोई सेंस नहीं बनती। व्यू रिजॉल्वर, व्यू रिक्वेस्ट मैपिंग, ये सब वेब एप्लीकेशन के अंदर यूजफुल हैं, वेब एप्लीकेशन के बाहर इनका कोई रोल नहीं है। ऐसी बीन्स को हम वेब कंटेनर कॉन्टेक्स्ट बीन कहेंगे। इन्हें उस XML फाइल में कॉन्फ़िगर करेंगे जिसका नाम हमने डिस्पैचर सर्वलेट के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, बीन्स which may be used in a web application, in a non-web application such as data source, DAO, message factories, service proxies, etc. are called IOC container context bean. Such beans are configured in application context.xml file. Such beans are configured in application context.xml file. अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसमें मैं डेटाबेस का यूज़ कर सकता हूँ। अगर डेटाबेस का यूज़ करूँगा तो मेरे पास कोई डाउ होगा, मैं डाउ का यूज़ करूँगा, डाउ के अंदर डेटा सोर्सेज यूज होंगे। अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन से किसी सर्विस को इन्वोक कर रहा हूँ तो मुझे सर्विस प्रॉक्सीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में JMS का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ होंगी जो मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं जो वेब एप्लीकेशन के बाहर भी यूज़ हो सकती हैं। मैं एक कंसोल एप्लीकेशन में भी JDBC का डेटाबेस का यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक कंसोल एप्लीकेशन से सर्विस इन्वोक कर सकता हूँ। मैं एक कंसोल एप्लीकेशन से मेल सेंड कर सकता हूँ। मैं एक कंसोल एप्लीकेशन से JMS इन्वोक कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है? अगर ये जो बीन है, डेटा सोर्स, डाओ, मैसेज फैक्ट्री या सर्विस प्रॉक्सी, इन्हें मैं वेब कंटेनर कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करूँ, वेब कंटेनर कॉन्टेक्स्ट तो केवल वेब एप्लीकेशन के अंदर ही यूज़ हो पाएगा, बाहर उन्हें मैं कभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसी बीन को कभी वेब कंटेनर कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें अलग डिफाइन करते हैं। यानी कि अब हमारी एप्लीकेशन में दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी। एक ऐसी बीन को रिप्रेजेंट करेंगी जिनका स्कोप केवल वेब एप्लीकेशन के अंदर है, एक ऐसी बीन्स को रिप्रेजेंट करेंगी जो वेब एप्लीकेशन के बाहर भी यूज़ हो सकती हैं। उन्हें हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम की XML फाइल में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी, वेब वाली बीन कभी बाहर यूज़ नहीं होनी है, तो उन्हें लेके कभी कोई समस्या नहीं रहनी। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वाली बीन है वो IOC कंटेनर के साथ साथ वेब कंटेनर को भी रिक्वायर्ड हो सकती है। एक कॉन्टेक्स्ट की बीन बाय डिफॉल्ट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं होती है। अगर हमें IOC कंटेनर कॉन्टेक्स्ट की बीन, यानी कि वो बीन जिन्हें डायरेक्ट IOC कंटेनर मैनेज कर रहा है, उन्हें वेब कंटेनर को अवेलेबल कराना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट बीन्स ऑफ वन कॉन्टेक्स्ट आर नॉट मेड अवेलेबल to another context. Full stop के बाद लिखेंगे, beans of web container context may never be referenced in the IOC container context. Container context जो वेब एप्लीकेशन वाली क्लासेस हैं वो कभी भी कॉमन क्लासेस में रेफर नहीं होंगी। आप एक कंसोल एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशन का कंट्रोलर रेफर नहीं करेंगे कभी, या उसका व्यू रिजॉल्वर रेफर नहीं करेंगे, उसकी वहाँ कोई सेंस ही नहीं बनेगी। लेकिन उल्टा हो सकता है, लिखेंगे बट फैन मांग लो किसी से, फैन भी मैं ही दिलाऊंगा। लिखेंगे बट IOC container context beans may be referenced by web container context beans. A mechanism is required to export IOC container context beans to the web container context. This mechanism is provided by the framework in the form of a context listener implementation, Servlet context listener implementation, context loader listener। इंटरव्यू में पूछा जाता है इसके बारे में, context loader listener क्या है, क्या रोल है इसका, कब जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। आपने अगर Servlet API पढ़ी है उसमें आपने लिसनर्स पढ़े होंगे। सबसे पहला लिसनर उसमें जो पढ़ाया जाता है वो Servlet context listener होता है, जिसमें दो मेथड होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड एंड कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। जैसे ही कोई वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है तो कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड मेथड कॉल किया जाता है कॉन्टेक्स्ट लिसनर का। यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाने वालों ने एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर इंप्लीमेंट करके दिया है आपको इस क्लास में, कॉन्टेक्स्ट लोडर लिसनर में। आप इसे अगर web.xml में कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, ये लिसनर
जो भी बीन आपने एप्लीकेशन context.xml फाइल में कॉन्फ़िगर की होंगी उन सबको वेब कंटेनर को अवेलेबल करा देगा। अब आप उन्हें अपनी वेब एप्लीकेशन से डायरेक्टली रेफर कर पाएंगे, ऐसे जैसे कि वो सीधे सीधे वेब एप्लीकेशन का पार्ट हो। बात समझ आ रही है? दिस लिसनर नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड इन web.xml फाइल to be configured in web.xml file to refer beans configured in application context.xml beans configured in application context.xml file from the web container context beans from the web container context। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी तक लॉगिन करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए हम केवल सेशन का यूज़ कर रहे थे। अब मैं उसमें डेटाबेस ऐड कराता हूँ और डेटाबेस के लिए मुझे डाउ बनाऊंगा और डाउ में मैं डेटा सोर्स का यूज़ करूँगा कनेक्शन फैच करने के लिए। उन्हें मैं कॉन्फ़िगर करूँगा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम की XML फाइल में एंड देन इंजेक्ट कराऊँगा अपने कंट्रोलर में। मैंने यहाँ पर MySQL की जार फाइल ऐड कर दी क्योंकि मैं डेटाबेस का भी यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और नया पैकेज बना देते हैं, इसमें क्लास बनाते हैं यूज़र डाउ। यहाँ पर हम डिपेंडेंसी रख देते हैं, इसकी कन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी एनोटेशन लगा सकते हैं। ये मेथड कॉल होगा, डेटा सोर्स से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करना है सेव नाम से। इसमें हमने सबसे पहले लिखा डेटा सोर्स के पास मेथड होता है गेट कनेक्शन। अब हमने यहाँ पर लिखा, हम मान के चल रहे हैं हमारे पास यूज़र मास्टर नाम की कोई टेबल है जिसमें आईडी, नेम, मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह कुछ फील्ड्स होंगे। आईडी की वैल्यू हम ऑटो जनरेट कराएंगे, इसलिए हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। जब फील्ड ज़्यादा होते हैं और वैल्यू कम दी जाती है तो फील्ड के नाम बताने पड़ते हैं, तो वो हमने यहाँ पर बताया। ये मेथड हो गया सेव कराने के लिए। एक और मेथड अब हमने यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पर हमने लिखा, ये हमारी क्वेरी हो गई। जो यहाँ यूज़र ऑब्जेक्ट मिला होगा हमें, तो उसमें केवल दो चीज़ होंगी, मेल आईडी एंड पासवर्ड। दो चीज़ उसमें पहले से थी। अगर यूज़र मिल जाता है तो बाकी दो चीज़ हमने डेटाबेस से लोड करा ली। पूरा ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फ्लैग को ट्रू किया, कनेक्शन क्लोज किया, फ्लैग को रिटर्न करा दिया। अगर नहीं मिलता है तो उस कनेक्शन को क्लोज किया, फ्लैग को रिटर्न करा दिया। इनिशियल वैल्यू फ्लैग की क्या है? फ्लैग से हमें पता चल जाएगा यूज़र मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ पर हमने एक डाउ बना लिया है। इस डाउ की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? डेटा सोर्स के ऊपर। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा सोर्स। अब ये डाउ और डेटा सोर्स डिफाइन करने के लिए जो हमारी XML फाइल थी उसे ही हमने वापस कॉपी किया, पेस्ट कर लिया यहीं पर, और इसका नाम क्या रखा? एप्लीकेशन context.xml, जो नॉर्मली लगते थे। अब यहाँ से ये बाकी की चीज़ हटाना चाहें हटा सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने जार फाइल इसकी JDBC की ऐड करने के लिए स्प्रिंग की JDBC की जार हमने ऐड कराई ताकि हमें डेटा सोर्स मिल सके। ये हो गया हमारी क्लास का नाम, ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए इसके पास है ड्राइवर क्लास नेम, पासवर्ड, URL और यूज़र नेम नाम की प्रॉपर्टी। ड्राइवर क्लास नेम देखते हैं, कैपिटल था कि स्मॉल था, क्या था? C कैपिटल M कैपिटल। डेटाबेस हमने एक बना के रखा हुआ है यूज़र DB नाम का। यूज़र DB नाम का ही हमारे पास यूज़र है, पासवर्ड उसका 1234 है। आपकी जो सेटिंग हो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू फिल कर देना। अब यहाँ पर एक और बीन कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज़र डाउ क्लास इक्वल डाउस डॉट यूज़र डाउ। क्या इसकी कोई डिपेंडेंसी थी? किस नाम से डिपेंडेंसी है? DS नाम से प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर हमने मेथड डिफाइन करके रखा हुआ है सेट DS। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास। अब हमने अपने कंट्रोलर की डिपेंडेंसी बताई। ये मेथड मैं हटा देता हूँ, इनका यूज़ आप समझ चुके हैं। हमने यहाँ पर लिखा यूज़र डाउ, हमने कहा ढूंढो इस टाइप की प्रॉपर्टी एंड देन इंजेक्ट कराओ। अब हम यहाँ पर सेशन में सेव कराने के बजाय सीधे क्या लिखेंगे? अब यहाँ से हम एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं या ट्राई कैच में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमने एक्सेप्शन थ्रो कराया हुआ है, बहुत जगह हो जाएगा, तो एक थ्रोज करा दे। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसका नाम
अब जो है हमारा सारा कोड कहाँ चला गया, डाव में चला गया। रजिस्टर कराते समय हम सिंपल सेव मेथड कॉल कर रहे हैं, लॉगिन करते समय ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाता है तो सेशन में सेव करा के होम रिटर्न करते हैं, अदरवाइज री लॉगिन रिटर्न करते हैं। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराऊं तो यहाँ पर ये एरर बताएगा, कहेगा कि उसे ये जो प्रॉपर्टी है यूज़र डाव ये नहीं मिली, क्योंकि ये हमने कहाँ कॉन्फ़िगर की है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में, और यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम इसे, कंट्रोलर के अंदर। अब मैं एक बार पहले डेटाबेस स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर यूज़र डीबी नाम का एक डेटाबेस है, इसके अंदर ये यूज़र मास्टर नाम की टेबल है, मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ, कोई रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर आईडी, नेम, मेल आईडी, पासवर्ड और रोल है। रोल का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आईडी में क्या लिखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि हम ये वैल्यू दें तो हमें मिल जाएंगी वैल्यूज़। अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लिप्स बंद हो गया हमारा, क्या बताया इसने, एरर क्रिएटिंग बीन नेम यूज़र कंट्रोलर, इंजेक्शन ऑफ ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी फेल्ड। अब ये कहाँ गया, यहाँ पर देखिएगा, डाउज डॉट यूज़र डाव नहीं मिली उसे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, आप अपने web.xml फाइल में जाएं, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक सबनेट एंट्री करी थी उसी तरह से यहाँ पर एक लिसनर एंट्री करें। framework डॉट, पहले देख लेते हैं एक बार पाथ सही है कि नहीं है, सारी जार फाइल हो गई। डॉट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था इसमें, पूरा बात है org.springframework.web.context context loader listener, web.context loader listener, ठीक है। अब एक बार एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। और इसने क्या कहा, फील्ड रोल, अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें नहीं है, एक पर्टिकुलर डिलीट कर देते हैं वहाँ से। ये ड्रॉप से टेबल डिलीट होगी कि ये डिलीट होगा, एक मिनट देखते हैं कहाँ गया इसमें, ये है ड्रॉप। आईडी, नेम, मेल आईडी, पासवर्ड बचा, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास यहाँ पर 4 चीज़ें, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लॉग इन नाउ। अब मैं अगर इसे बंद करके भी दोबारा चलाऊँ चलेगा नहीं चलेगा, क्या रखा था हमने, a@b.com 1 2 3, यूज़र मास्टर यू स्मॉल लिख दिया हमने, ये एक जगह गलत है कहीं। सेव कराते समय सही है, फैच कराते समय गलत है। अब देखिए दोबारा ही चला रहे हैं, पुराना अगर सेशन में होगा तो लॉस्ट हो जाएगा और डेटाबेस में होगा तो मिल जाएगा। सीधे लॉगिन कराते हैं, बात समझ आई कुछ, चेंज करेंगे। web.xml में हमने लिखा है ये एक लाइन, ये चीज़। अब इसका पर्पज आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों लिखा है हमने, ये हो गया। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल है हमारी, इसमें हमने एक डेटा सोर्स डिफाइन किया, एक डाव डिफाइन किया। ये वैल्यूज़ आप अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देंगे, हो गया। हो गया, हो गया। कंट्रोलर में चेंज किया गया है, पहले एक डिपेंडेंसी थी कंट्रोलर की, अब 2 डिपेंडेंसी है, सेशन और डाव दोनों के ऊपर। केवल लॉगिन मेथड तक चेंज है, उसके आगे वाले मेथड में कोई चेंज नहीं है। ये नीचे वाला मेथड सेम है पहले की तरह, इसमें कोई नहीं चेंज है। हो गया। जितनी बात आपको बताई गई है, अब इसका यूज़ करके आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको कंट्रोलर कैसे डिफाइन किया जाएगा वो बता दिया, उसमें मेथड कितने तरह से बनाए जा सकते हैं वो सब कुछ बता दिया, डेटाबेस से कैसे इंटीग्रेशन करें वो बता दिया, 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की बीन को कैसे यूज़ करें वो बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पहले पढ़ेंगे टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। उसके बाद उसका यूज़ करके JDBC टेम्पलेट समझेंगे क्या है,
एंड देन इसमें JDBC टेम्पलेट को इंटीग्रेट करेंगे।